और अब बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी ने आज अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हनुमान जैसा बनने का पाठ सिखाया। बीजेपी के बीते 43 साल कैसे रहे और आने वाले 2040 तक पार्टी कौन सा प्लान तैयार कर रही है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहेगी, लेकिन हम देशवासियों के सपनों को, देशवासियों की आकांक्षाओं को दबते हुए, बिखरते हुए, सिमटते हुए, मुरझाते हुए नहीं देख सकते। जिस तरह से हमने संघर्ष भरी कहानी देखी है भाजपा की, एक बार था कि 2 सांसद तक रह गए थे और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने क्योंकि पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से काम करते करते आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं। और जिन स्टेट में कभी सरकार तो छोड़िए हमारे विधायक व सांसद नहीं होते थे, वहाँ भी लगातार कमल खिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम जिस तरह के आज माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है, उससे कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा मिली है। 2 सांसदों से लेकर 303 सांसदों तक का सफर, 11 राज्यों में सरकार, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा, 5 राज्यों में गठबंधन के तहत सरकार का हिस्सा। बीजेपी ने 43 साल पूरे कर लिए और 44वें में प्रवेश कर लिया। 10,30,000 बूथों पर नरेंद्र मोदी के भाषण को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाइव सुना। हनुमान जयंती का मौका था और इस खास दिन लोकसभा चुनाव का पोस्टर फिर एक बार मोदी सरकार टैगलाइन को वॉल पेंटिंग के जरिए लॉन्च कर दिया गया। मतलब बीजेपी का स्थापना दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं रह गया, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को शुरू करने का अवसर बन गया। राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु, मोही कहां विश्राम। भाइयों और बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। 43 साल का सफर इतना आसान नहीं रहा। इसमें उपलब्धियां रही तो नाकामियां भी रही, वाहवाही मिली तो दुत्कार भी। 6 अप्रैल 1980 से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक पार्टी ने क्या क्या हासिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, KR मलकानी, सिकंदर बख्त, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय राजे सिंधिया, भैरव सिंह शेखावत, शांता कुमार और जगन्नाथ राव, ये वही 11 चेहरे हैं जिन्होंने मिलकर बीजेपी की नींव रखी। 1977 में देश में इमरजेंसी हटाई गई और चुनाव की घोषणा हुई। इस दौर में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की खिलाफत कर रहे बहुत से दल एक हो गए और जनता पार्टी की नींव पड़ी। देश की प्रमुख दक्षिणपंथी पार्टी जनसंघ भी जनता पार्टी के साथ मिल गई और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को उम्मीदों से भी ज्यादा सफलता मिली।
अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री बनाए गए, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री। लेकिन आपसी खींचतान की वजह से जनता पार्टी का यह प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया और जनता पार्टी 3 धड़ों में बढ़ गई। बाद में एक चौथा धड़ा भी सामने आ गया और वो प्रमुख दक्षिणपंथी नेताओं का धड़ा था, जिन्होंने आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। जनता पार्टी की सरकार चल रही थी कि 1978 में मधु लिमये ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा दिया। मुद्दा ये था कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नहीं रह सकते। जनसंघ से जनता पार्टी में आए लोगों ने इस बात का विरोध किया और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हुए उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला किया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी। 6 अप्रैल 1980 को फिरोज शाह कोटला में बीजेपी बनने का ऐलान हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। चुनाव चिन्ह बदल गया। जनसंघ का निशान दीपक होता था, लेकिन बीजेपी ने अपना निशान कमल का फूल रख लिया। पहली बार 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ने उतरी। इस चुनाव में 542 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सीट हार गए और लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव नहीं लड़ सके। अटल बिहारी वाजपेयी टूट चुके थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने जा रहे थे। आडवाणी ने तब उन्हें मना लिया। बीजेपी के सबसे पहले सांसद बनने वाले नेताओं का नाम था गुजरात की मेहसाना सीट से जीत कराने वाले ए.के. पटेल और आंध्र प्रदेश की हमनकोंडा सीट से जीत कराने वाले सी. जंगारेड्डी। जून 1989 पालमपुर में बीजेपी की अधिवेशन बुलाई गई। उससे पहले 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। साल 1989 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। दिलों में बसने वाले राम दलीलों में बस गए। 2 सांसदों से सफर शुरू करने वाली बीजेपी तत्कालीन आम चुनाव में 85 के आंकड़े तक पहुंच गई। लाल कृष्ण आडवाणी के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए एक और चमत्कार हुआ। पहली बार 1990 में भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में सरकार बनाने में सफलता हासिल की। राम मंदिर आंदोलन के शुरू होने के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में सरकार बनाकर बीजेपी ने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने तो सुंदर लाल पटवा मध्य प्रदेश और उसी दिन शांता कुमार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 25 सितंबर 1990 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू कर दी। 30 अक्टूबर को इस यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर 1990 को लालू यादव ने इस रथ को रोक लिया और आडवाणी हिरासत में ले लिए गए। उधर अयोध्या पहुंचे कार सेवकों पर मुलायम सरकार ने गोलियां चलवा दी, जिसका नतीजा रहा कि वीपी सिंह सरकार से बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। 1991 में बीजेपी को तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। मुरली मनोहर जोशी के तौर पर देखते ही देखते चुनावों में यह नारा लगने लगा, भारत माँ के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। बतौर मुरली मनोहर जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में बीजेपी की लोकसभा में सांसदों की संख्या 85 से बढ़कर 120 तक पहुंच गई। फिर आया साल 1996। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 महीने के लिए। साल 1999 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद वाजपेयी 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, जो कि बीजेपी ने 6 महीने पहले चुनाव करा लिया। 2004 में पार्टी तो हार गई और इसी के साथ उसके बुरे दिन की शुरुआत हो गई। 2004 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष का दौर था। यह देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाले शासन का काल था और इसी दौरान जो राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे या मुख्यमंत्री थे, उनको तरक्की का भी एक अवसर मिला। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी एकदम नए स्वरूप में आ गई और उसका पुराना जो नेतृत्व था, अटल जी का स्वास्थ्य, आडवाणी जी की उम्र और बाकी बुजुर्ग नेता जो बड़े आधार स्तंभ हुआ करते थे, उनका शैथिल्य समय था ये।
तो जाहिर सी बात है 10 साल जो संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको फलित किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एक नए काल ने, जो अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहने के उसके आसार हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारती चली गई, कई पार्टी अध्यक्ष बदल दिए गए। फिर आया साल 2014, पार्टी में नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ। ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लिए गए जिन पर ताली भी बजी और सवाल भी खड़ा हुआ। जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आज बीजेपी की 11 राज्यों में सरकार है और 5 राज्यों में वो गठबंधन धर्म निभा रही है। 2014 के बाद से एक दौर ऐसा भी आया जब देश के 60% से बड़े हिस्से पर बीजेपी का राज था, लेकिन ये राज ऐसे ही नहीं फैला। विपक्ष ने बीजेपी पर सत्ता हासिल करने के लिए विरोधी दलों को तोड़ने, विधायकों को खरीदने तक के आरोप लगाए। यहाँ तक कि बीजेपी पर आरोप लगा कि जहाँ वो तोड़ नहीं पाती, वहाँ सीबीआई और ईडी का जोर दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी की शून्य से शिखर तक की यात्रा को अगर हम लोग विश्लेषण करें तो ये कांग्रेस के शिखर से शून्य तक पहुंचने की यात्रा है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो योगदान किया है, जो मेहनत की है, उससे ज्यादा उसको शिखर पर पहुंचाने में कांग्रेस ने भी अपना जो एक अविवेकपूर्ण फैसलों का जो एक पूरा सिलसिला है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ऊपर आई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ताकि देश को एक मजबूत कम से कम विपक्ष मिल सके और भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर बने रहने के लिए विकास यात्रा की ओर बढ़ना चाहिए। ये मेरा रेसिपी है। हालांकि पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कुछ चेहरे जो संस्थापक सदस्य के तौर पर रहे थे वो इस कार्यक्रम में नहीं दिखे। उन चेहरों में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नाम शामिल थे, लेकिन देर शाम होते होते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन दोनों नेताओं से मुलाकात कर कार्यकर्ताओं की एक कसक भी दूर कर दी। तो ये था बीजेपी का 43 साल का सफर।